खारा ही सही, पर ये पाक है। दिल इसका बड़ा साफ है। ये चाहे तो सब कुछ तबाह कर दे, पर ये अपनी सरहदें जानता है। हमने न जाने इस पे कितने सितम ढाए, फिर भी बड़ा दिल रखकर ये सब कुछ माफ किए जा रहा है। दरिया, समंदर, रत्नाकर, इसका जो भी नाम दिमाग में आए वो ले लीजिए, लेकिन जब इसका जिक्र आता है तो जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। सन्नाटों के बीच उसकी लहरों का पत्थरों से टकराने का शोर भी मधुर ध्वनि की तरह कानों में पड़ता है। पेड़, पौधे, फूल, फल, पंछी, हवा, आग, पर्वत, बादल, बारिश, पानी इत्यादि जैसे अनगिनत तत्वों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है, जिसका 70% हिस्सा समंदर है। और वह हर एक जीव किसी न किसी तरह समंदर के साथ जुड़ा है। जीने के लिए जरूरी ऐसी 3 चीजें, हवा, पानी और खुराक, प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से समंदर पर आधारित है। परोक्ष रूप से वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल चलाने में, और प्रत्यक्ष रूप से समुद्री जीवों की खुराक के लिए समंदर जैव विविधताओं से भरा हुआ है। दुनिया के तकरीबन 38% लोग समुद्री जीवों को अपना कायमी खुराक बनाते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे देश हैं जिनका अर्थतंत्र समुद्र और समुद्री जीवों पर आधारित है, जैसे कि थाईलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। हमारा भारत भी कमोबेश इन्हीं राष्ट्रों की कतार में आता है। गल्फ ऑफ कच्छ, इससे लेकर वे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ भारत का तकरीबन 7570 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट कई लोगों को जीने का स्रोत मुहैया करवाता है, जिसमें से गुजरात के पास भी तकरीबन 1650 किलोमीटर का सबसे लंबा कोस्टल बेल्ट है। वेरावल, मांगरोल, पोरबंदर, ओखा, मांडवी, मुंद्रा, भावनगर, यह प्रदेश समुद्री संपदा और जैव विविधताओं से समृद्ध है, जहां से सी फूड भी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। इनमें से एक है पोरबंदर। वैसे तो पोरबंदर न केवल गुजरात बल्कि देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है, क्योंकि ये जन्मभूमि है हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की। इसके अलावा पोरबंदर जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है यहाँ का मत्स्य उद्योग। पोरबंदर में भी समुद्री जैव विविधताओं की भरमार है, अतः यह भारत के अग्रिम बंदरों में से एक माना जाता है। यहाँ मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिससे यहाँ के 40% लोगों का जीवन निर्वाह होता है। यहाँ का फिश मार्केट विदेशों में सबसे ज्यादा मछलियों की निर्यात के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग समुद्र को अपना ईश्वर मानते हैं। समुद्र में जाने से पहले उसकी पूजा करते हैं, और क्यों न करें, यही वो प्रत्यक्ष देव है जो इन्हें जीवन प्रदान करता है और इनका जीवन चलाने का स्रोत मुहैया करवाता है। मछुआरे 3 दिन से लेकर 2 महीनों तक प्रवास करते हैं। कई बार इन्हें अच्छे प्रमाण में मछलियां मिल जाती है, कभी कभी उन्हें हताश होकर वापस भी आना पड़ता है, पर यह लोग अपार जलराशि के बीच विकट परिस्थितियों में भी मछलियां पकड़ना भली भांति जानते हैं। यह मछुआरे साहसिकता की जीती जागती मिसाल है। ये लोग पकड़ी गई मछलियों में से कुछ मछलियां वहां पर मंडराते हुए पक्षियों को खाने के लिए भी दे देते हैं। इससे जैव विविधता का संतुलन बना रहता है, जो आहार श्रृंखला को टिकाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
यहाँ के कई समाज अपने पुरखों के समय से इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यह लोग आहार श्रृंखला और समुद्री संपदा को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ सरकारी संस्थाएं और सरकारी संगठनों के प्रयास से यहाँ के अन्य लोग समुद्री जैव विविधता के प्रति संवेदनशील हुए हैं और वे हर मुमकिन कोशिश किए जा रहे हैं जिससे समुद्री जीव और समुद्री वनस्पतियों का संवर्धन किया जा सके। यहाँ की छोटी नाव जिसे स्थानिक लोग पिलाना कहते हैं, उसे चलाने वाले उतनी ही मछलियां पकड़ते जितनी उनकी जरूरत होती है। शेष मछलियों को वो वापस समंदर में डाल देते हैं। यहाँ के स्थानिक लोगों की साहसिकता और दरियादिली उतनी ही है जितना कि है समंदर बड़ा। यहाँ के लोगों की खुराक ऋतु चक्र पर आधारित है। वे मौसम दर मौसम सरलता से प्राप्त हो सके वैसी मछलियां खाने का आग्रह रखते हैं। यहाँ पे ज्यादातर टाइगर प्रॉन्स, स्टिंगरे फिश, इंडियन सैल्मन, इंडियन डॉग शार्क, ब्लैक टिप शार्क, चाइनीज सिल्वर, स्वाइन सी ब्रेम, सियर फिश, रानी फिश जैसी प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ स्थानिक लोग ज्यादातर इसी प्रजाति की मछलियां खाते हैं और खाना बनाने का तरीका भी मछलियों पर आधारित है। अब तो कुछ घरों में इटालियन और चाइनीज फ्लेवर की मछलियां पकाई जाती हैं। અમારું બાળક 6 મહિનાનું થાય ત્યારથી અમે આ મચ્છી આપીએ છીએ એટલે હેલ્ધી બાળક બને અને મજબૂત થાય એટલે એને કોઈ જાતની બીમારી ના થાય એટલે સાવ સારું થાય એટલે અમારા બાળકને અમે ત્યારથી ચાલુ કરીએ એટલે એને જ્યાં મોટો થાય ત્યાં સુધી એના હાડકા મજબૂત થઈ જાય। ડૉક્ટર જ કહે છે કે તમારું લોહી જ મચ્છીનું છે, તમારા નસોનસમાં ખૂન જ મચ્છીનું છે, તો પછી મચ્છી ખાવી તો જરૂરી જ છે ને। यह इस बात का निर्देश करता है कि स्थानिक लोग समय के साथ बदल रहे हैं और उनके खाने का तरीका भी बदल रहा है। समुद्री आहार श्रृंखला में पारिस्थितिकी प्रणाली विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करती है। किसी भी परिस्थितिकी प्रणाली में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। समुद्र सभी जीव, वनस्पतियों और यहाँ के लोग परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप से आहार श्रृंखला का ही एक हिस्सा है जिसका संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानिक लोगों को जागृत करना अति आवश्यक है। गुजरात गवर्नमेंट ने 10 जून से 15 अगस्त तक फिशिंग बैन सीजन रखा हुआ है। इसके दो कारण हैं। एक तो 80% फिश है वो बारिश के मौसम में मानसून में ब्रीड करती है, तो ये मदर फिश को पकड़ न लें इसलिए इसको बैन पीरियड लागू किया गया है। ज़्यादातर फिशेज जो 80% फिश जो है वो मानसून में बारिश की स्थिति में ब्रीड करती हैं और ये करीब लाखों अंडे बारिश के मौसम में रखती हैं और ये अंडे में से फिर उनके बच्चे होते हैं। तो ये मदर फिश को पकड़ ना लें इसलिए इसको बैन पीरियड घोषित किया हुआ है। मानसून पीरियड में जो बैन पीरियड रखा हुआ है उसका पालन करवाना भी बहुत जरूरी है। ये रहेगा, पालन करेंगे मछुआरे लोग तो उनका फिशिंग इंडस्ट्री ठीक से चलती रहेगी और उनको मत्स्य उत्पादन ठीक से मिलता रहेगा। लेकिन आज से तकरीबन 15-20 साल पहले मछलियों की प्राप्यता जितनी थी उसमें 25 से 30% गिरावट हुई है। परिणाम स्वरूप स्थानिक मछुआरों को शिकार के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। इसका उनकी लागत पर भी गहरा असर होता जा रहा है। कभी कभार वो शिकार की खोज में इतने दूर चले जाते हैं कि उनकी वापस आने की उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं। ऐसा भी होता कि वे शिकार करके वापस तो आते हैं पर मछलियां इतनी मात्रा में नहीं मिल पाती जिससे उनकी लागत भी निकल पाए। एक बार ऐसे प्रवास पर जाने के लिए 3-4 लाख का खर्च हो जाता है। परिणाम स्वरूप दरिया तैरने वाले ये लोग कर्जे में डूब जाते हैं। ધંધામાં અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે હું એક ફાઈબર હોડી ધરાવું છું। આ ફાઈબર હોડીની અંદર મહિનામાં 3 થી 4 ફિશિંગ થતી હોય છે। એમાં અમારે આઈસ પ્લસ કેરોસીન પ્લસ પેટ્રોલ
પ્લસ પૂરના ખર્ચા એ ખર્ચાનું પ્રમાણ વધ્યું છે, એની સામે અમારે ફિશિંગનું પ્રમાણ થોડુંક ઘટ્યું છે. પ્લસ આ નેટ ધંધાની અંદર જે ગવર્મેન્ટની સહાયો મળે છે તે ગવર્મેન્ટની સહાયો મળવા છતાં પણ અમારા જે આ દરિયાની અંદર જે માછલું ઘટ્યું છે, માછલાનું પ્રમાણ ખૂબ ઘટ્યું છે, એને કારણે અમને અમારા આજીવિકા માટે જે પ્રમાણ અમારું હોવું જોઈએ એ નથી મળતું. હું ખલાસી તરીકે છેલ્લા 16 થી 17 વર્ષથી આની અંદર કામ કરું છું, માછીમારની અંદર. પહેલાં બોટની અંદર જતો હતો, અત્યારે બોટો બધી લગભગ બંધાવા માંડી, ક્યાંય નથી ફિશિંગો મળતી તે લોકોને, એટલે છૂટા થઈને પિલાણાની અંદર અત્યારે આવી છે. અને વિશેષ માલ અત્યારે કાંઈ મળતો નથી. છેલ્લા મેં 12 દિવસની અંદર 3 દિવસની 3 ફિશિંગ કરી તો એની અંદર અમને માલ જ નથી મળ્યો. અને છેલ્લે 200-300 રૂપિયા પિલાણાવાળાના પણ અમારી માથે આવતા હોય એવી પોઝિશન અમારા ખલાસી લોકોની છે. વિશેષ કે અત્યારે અમારા ખાવા પીવાની અંદર જે અમારી ખાવા પીવાની વસ્તુ છે એની તો એટલી મોંઘાઈ વધી ગઈ છે કે અમે 10 રૂપિયા કિલો પહેલાં મળતી હતી મચ્છી, ધુમા કરીને કહેવાય, અત્યારે 100-125 રૂપિયા અમે ખાઈ નથી શકતા. ये सब होने के पीछे बहुत सारे कारण छिपे हुए हैं. दरियाई प्रदूषण बढ़ रहा है, जो मछलियों का प्रमाण घटाने का सबसे बड़ा और भयानक पक्ष है. साथ ही साथ इसी वजह से मछलियों की खुराक घटती जा रही है, जिससे उनका संवर्धन प्रमाण बहुत कम हो रहा है. मछलियों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है. बोट्स की मात्रा पहले से कई गुना बढ़ रही है, जिससे शिकार का विभाजन होता जा रहा है. इन सब मुद्दों के कारण बाजार में मछलियों की आयात में गिरावट होती जा रही है. कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जिन्हें देखना भी अब दुर्लभ हो गया है. इन समस्याओं को लेकर स्थानिक मछुआरे और मत्स्य उद्योग से जुड़े हुए सरकारी विभाग बहुत चिंतित है. वे इन समस्याओं के निवारण के उपाय तलाश रहे हैं. हालांकि स्थिति में ज्यादा सुधार तो नहीं आया है, किंतु स्थिति की गंभीरता के बारे में लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. और इस तरफ हमारे जैसे महानगरीय लोग चटाके लेकर सी फूड का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन हमने यहाँ के समंदर से जुड़े लोग और यहाँ की जीव वनस्पतियों से ऐसे मुंह मोड़ लिया है जैसे हम उन्हें पहचानते ही ना हो. जरा सोचिए, अगर कभी परिस्थिति इतनी विकट हो जाए कि हमें स्वादिष्ट सी फूड नसीब ही ना हो, राष्ट्र के विकास के लिए उसके हर एक पहलू का विकसित होना बेहद आवश्यक है. और फिर यह पहलू तो इतना बड़ा है जिसे हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते. उनसे न कहना पड़े ये कि एक जमाने की बात है, करे कुछ ऐसा कि लगे कल से बेहतर आज के हालात है. पीढ़ी जो आएगी समुद्र जीव सृष्टि को देख पाएगी, वो भी अपनी पीढ़ियों के लिए यही कहानी दोहराएगी.